गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओजांग आईएएस एकेडमी। जो बच्चे लाइव हैं एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंस दिखाएं मुझे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, हमारे बीच में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे प्रॉपर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। कमेंट कर दीजिए फटाफट, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ओके, यस अमन कुमार, आपने लिखा है कुछ प्रॉब्लम है। आप लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए। अगर प्रॉब्लम अभी रिजॉल्व हो सकती है तो अभी कर दी जाएगी, नहीं तो फिर टेक्निकल टीम से कांटेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। एवरीथिंग परफेक्ट एंड फाइन सर। ओके, चलिए, तो जैसा आज का सेशन है हमारा कि एनसीईआरटी में दिए गए जो मैप्स हैं उनका उपयोग कैसे करें, और साथ ही साथ हम मैपिंग को कैसे तैयार करें। जब हम एनसीईआरटी को पढ़ रहे होते हैं तो साथ ही साथ हम मैपिंग को कैसे तैयार करें, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस जो हैं। हालांकि हमारे पिछले जो कई सेशन हुए हैं उनमें मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती रही है, और लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि एनसीईआरटी बकायदा मैंने आपको दिखाई थी कि एनसीईआरटी में फला मैप में ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और उसके साथ क्वेश्चन किस तरीके से लास्ट ईयर जो प्रीलिम्स हमारा 2022 का हुआ है उसमें क्वेश्चंस आए हैं, हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। सारी एनसीईआरटीज जो हैं, लगभग 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस किए थे कि किस प्रकार से एनसीईआरटी से सीधे सीधे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली मैप्स से। सर, हाउ कैन मैक मैप्स फास्ट? ओके, मैप्स पे मैप्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, हमारी जो फ्राइडे को क्लास होती है, जो ऐप पे बच्चे हैं उन्हें बता रहा हूँ कि फ्राइडे को जो हमारी क्लास होती है वो सबके लिए फ्री होती है। ऑक्सफोर्ड मैपिंग, ऑक्सफोर्ड नाटमो मैपिंग के नाम से जिसको हम जानते हैं, उसके अंदर मैं सारे कॉन्टिनेंट्स प्लस इंडिया, जो इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट है, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ, और उसके अंदर फ्री हैंड मैप कैसे बनाया जाए ये भी सिखाता हूँ। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि जैसे अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका मैंने आपको पढ़ा दिया है। साउथ अमेरिका आज की क्लास जो हमारी होगी उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे। तो ड्रॉ करना जो है वो उसी में मैं आपको सिखा देता हूँ कि किस प्रकार से एक फ्री हैंड मैप हम उसका ड्रॉ कर सकते हैं। विद इन मेरे ख्याल से एक कॉन्टिनेंट को ड्रॉ करने में हमें 5 से 7 सेकंड मैक्सिमम, अगर कोई बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया जैसा या यूरोप जैसा, तो 10 सेकंड का टाइम जो है वो लगता है। और 30 सेकंड के आसपास तो हम पूरा वर्ल्ड मैप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको सिखाता हूँ। कितने टाइम होती है क्लास, किस बैच में होती है? ये क्लासेस सभी के लिए फ्री है। हाँ, फ्री वाली मैप की क्लास जो है ऐप पर सभी के लिए फ्री क्लासेस है। जो बच्चा ऐप पर किसी भी कोर्स में एसोसिएटेड है उन सभी के लिए फ्री है। और फ्राइडे को हमारी ऑक्सफोर्ड और नेटमो मैपिंग की क्लास होती है, जिसका टाइम है आज जो हमारा क्लास होगी 3:30 to 4:30, 3:30 से 4:30 हमारी क्लास ये होती है। और सैटरडे को हम करंट एंड आईआर मैपिंग, करंट इश्यूज जो चल रहे होते हैं या इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ ऐसा चल रहा होता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम कवर करते हैं सैटरडे को, वही टाइम 3:30 से 4:30। और फ्राइडे को ऑक्सफोर्ड एंड नेटमो मैपिंग के अंदर हम मैप्स को कवर करते हैं 3:30 से 4:30। फ्राइडे वाली क्लास किस ऐप पर चलती है? जिस ऐप पर अभी आप क्लास देख रहे हैं उसी ऐप पर चलती है। ज्योग्राफी ऑप्शनल कब आ रहा है? ज्योग्राफी ऑप्शनल भी बहुत जल्दी आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। एनसीईआरटी के साथ भी मैपिंग की क्लास होगी? हाँ, बिल्कुल होगी। एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए ही ये पर्टिकुलर आज का जो हमारा सेशन है, ये स्पेशली जो एनसीईआरटी का जो अभी बैच है जिसमें जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए है।
कि वो एनसीईआरटी के साथ में मैप्स को कैसे तैयार करें। जो एनसीईआरटी में मैप, देखिए लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि एनसीईआरटी के साथ में मैपिंग को कैसे तैयार करें। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी में जो मैप्स दिए हैं उनको कैसे काम में ला सकते हैं, कैसे उनका उपयोग कर सकते हैं, उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। मैप्स को याद करने की कोई इजी टेक्निक है? मैप्स को याद करने की इजी टेक्निक भी मैं बताता हूँ बच्चों को। सुबह सुबह उठ के प्रभाते कर दर्शनम, सुबह सुबह उठ करके दर्शन करने का काम जो है उनका रहता है। मैं कई बार बताता हूँ बच्चों को क्लास में। देखिए अभी जिस टॉपिक को लेकर के मैं क्लास ले रहा हूँ उससे हट के आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन सबका आंसर मैं एक ही साथ एक ही सेशन में नहीं दे सकता। इसीलिए मैं हर सेशन में आपसे जुड़ता रहता हूँ ताकि आपके क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आपको मिलता रहे। प्लस हमारी जो क्लासेस होती हैं, हालांकि जो क्लासेस होती है उनमें आपके 90% क्वेश्चन जो है उनका आंसर मिल ही जाता है आपको, कुछ रह जाता है तो आप मुझसे पूछ लेते हैं और उसका क्लास में ही आंसर जो है आपको मिल जाता है। सबसे पहले मैप कैसे बना होगा उसकी भी कहानी मैं पूरी सुनाता हूँ बच्चों को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर मैंने दे दिए हैं। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिस सेशन को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं उसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में हम देखते हैं जब भी हम किसी एनसीईआरटी, किसी भी क्लास की एनसीईआरटी, चाहे आप 6th क्लास की उठाएं, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, कोई सी भी एनसीईआरटी उठाएं, उसके अंदर जहां मैप की जरूरत होती है एनसीईआरटी वहां मैप का उपयोग जरूर करती है। यह एनसीईआरटी की मजबूरी है कि वो हर टॉपिक के लिए मैप जो है वो इंक्लूड नहीं कर सकती, वरना बुक जो है वो काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगी। लेकिन ये उनका एक सिखाने का तरीका है, वो हमें ये सिखाना चाहते हैं, वो हमें ये दिखाना चाहते हैं, वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जो बच्चा इस बुक में लिखा हुआ जितना भी कंटेंट है, जो वर्ड बाय वर्ड इस बुक को पढ़ने जा रहा है, वो इसको रटने की टेंडेंसी ना रखे, रटे ना, उसको समझे। और समझने के लिए उसे कहीं ना कहीं जियोग्राफिक लोकेशंस की जरूरत पड़ेगी, जो वास्तव में किसी जगह की लोकेशन है। जैसे हम मान लीजिए हिमालय की बात कर रहे हैं, तो हिमालय कहाँ है पता तो होना चाहिए ना, हमें मैप पर उसकी लोकेशन तो पता होनी चाहिए कि हिमालय कहाँ है, इंडिया में कहाँ है, वर्ल्ड में कहाँ है, उसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। मान लीजिए बात चल रही है कहीं एनसीईआरटी में किसी जगह पर, हिस्ट्री में मान लेते हैं, हिस्ट्री को कंसीडर करते हैं, और हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि कोई फला रूलर है, कोई शासक है, वो किसी एक जगह के शासन को किसी दूसरी जगह के शासन से जीतना चाहता है, मतलब किसी एक जगह पर वो रूल कर रहा है, शासन चल रहा है उसका, और किसी दूसरी जगह को वो जीतना चाहता है। किसी भी शासन को ले लेते हैं, हम मुगलों को ले लेते हैं, मुगलों का शासन जो है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, या अशोक दी ग्रेट जो है उसका शासन कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो उसे हम जब तक मैप से रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे, अशोक जो है कलिंग पर आक्रमण करता है तो कलिंग है कहाँ पर, वो कलिंग की लोकेशन जब तक हम नहीं देखेंगे मैप पर, तब तक हम उस पर्टिकुलर चीज को समझ नहीं पाएंगे। आप उसको भले ही कितना ही अच्छे से समझ लें, कितनी अच्छी फैकल्टी से पढ़ लें, कितने अच्छे नोट से पढ़ लें, कितनी अच्छी बुक से पढ़ लें, लेकिन अगर आपने उसका मैपिंग वाला पार्ट छोड़ रखा है, मैपिंग नहीं देखी है, उसको मैप पर देख करके नहीं समझा है उसको, तो डेफिनेटली आप मात खाएंगे। स्पेशली यूपीएससी का एग्जाम जब होगा तो आप डेफिनेटली पिछड़े हुए रहेंगे उन स्टूडेंट से जिन्होंने उस पार्ट को, हो सकता है बहुत अच्छे से ना पढ़ा हो सकता है बहुत अच्छे नोट्स ना बनाए हो, लेकिन वो उसका एक मोटा मोटा नॉलेज रखते हैं मैपिंग के साथ में, वो आपसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाएगा जिस व्यक्ति को मैपिंग के साथ में, जिस व्यक्ति ने मैपिंग के साथ में उस पर्टिकुलर पार्ट को तैयार किया है। और आपने बहुत अच्छा पढ़ा था, बहुत अच्छा सब कुछ किया था, लेकिन आपने उसको मैप के साथ नहीं पढ़ा, मैप को देखते हुए नहीं पढ़ा, मैप को देखते हुए नहीं समझा। पढ़ा मतलब मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, समझने की बात कर रहा हूँ। तो मैप के साथ में नहीं समझा तो फिर काम जो है हमारा अधूरा रह जाएगा, कोई फायदा नहीं है फिर। कहीं ना कहीं हम अटक जाएंगे। जब क्वेश्चन हमारे सामने अपीयर होगा, प्रीलिम्स में अपीयर होगा, तो हो सकता है हम प्रीलिम्स में ही अटक जाएं। हो सकता है कि मेंस में जिस अप्रोच की हमें ज़रूरत हो, क्वेश्चन की जो डिमांड हो और जो हमें जिस रूप में लिखना होगा, उतना अच्छा आंसर हम नहीं लिख पाएंगे, उतना अच्छा हम हमारा प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैपिंग वाला पार्ट हमें अटकाएगा, कहीं ना कहीं अटकाएगा। और बहुत बड़ा हुआ ये भी होता है कि मैपिंग बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। तो मैपिंग टफ नहीं है, मैं लास्ट क्लास में भी हम मिले थे, उसमें भी मैंने आपको कहा था कि मैपिंग टफ नहीं है। मैपिंग जो है
थोड़ी सी मेहनत मांगती है, थोड़ी सी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं चाहिए। मैं दूसरे सब्जेक्ट से इसको कंपेयर करूं तो मैपिंग को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए, थोड़ी सी मेहनत चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा समझना पड़ता है मैप्स को। अगर आप स्टार्टिंग की हमारी जो बेसिक मैपिंग की जो मैं क्लासेस लेता हूँ आपको, 4-5 क्लासेस जो हैं वो अगर आप ले लेते हैं तो उसके बाद आपको मैपिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी लगने लगती है। और हाँ, एक क्वेश्चन जो डेफिनेटली आपने पूछा था, बहुत सारे बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम आती है कि सर हम मैप को पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमारे साथ में प्रॉब्लम ये आती है कि हम भूल जाते हैं। मैप में जो हमने पढ़ा था, मैपिंग वाले पार्ट में जो हमने पढ़ा था, वो हम भूल जाते हैं। भूल जाने के लिए एकमात्र सॉल्यूशन यही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मैपिंग में ही भूल जाते हैं, आप कोई भी दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे, हर सब्जेक्ट, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, चाहे आप इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हैं, चाहे आप एथिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप डेफिनेटली भूलेंगे। रिवीजन की जरूरत हर जगह पर रहेगी, हर सब्जेक्ट में रहेगी, हर टॉपिक के साथ में रहेगी। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, रिवीजन की जरूरत आपको रहेगी, लेकिन इसका रिवीजन जो है वो थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ होना चाहिए। वो मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूँ क्लासरूम के अंदर। वॉल पे लगा दिया हूँ। यस, रिवीजन जो है उसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब हम कुछ सेगमेंट्स को पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में हम फिजिकल मैपिंग पढ़ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में जैसे मान लीजिए हम कुछ थियरीज पढ़ रहे हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, अल्फ्रेड वेगनर की दी हुई थियरी, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो उसको पढ़ते समय हम उस थियरी को, वो जो बात कह रहे हैं कि यहाँ पर मुझे कार्बन के निक्षेप मिले, यहाँ पर मुझे ग्लेशियल डिपॉजिट्स मिले, ग्लेशियर के निक्षेप मिले, जो भी जगह का नाम लिखा है उसको हम मैप पर देखते हुए चलें। सिर्फ थियरी को पढ़ लेना सफिशिएंट नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, उसको हमें मैप पर देखते हुए चलना पड़ता है। मैप पर हमेशा जब भी किसी लोकेशन का जिक्र आता है, ये सिर्फ एनसीईआरटी में ही लागू नहीं होगा, आपकी पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन में जब भी किसी लोकेशन का नाम आता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में आए, किसी भी सब्जेक्ट में आए, करंट अफेयर्स में आए चाहे, आपको उसकी लोकेशन जो है वो देखनी रहेगी। लोकेशन देखेंगे तो आप मैप से यूज्ड टू होंगे, आप उसके साथ में एक्वेंटेड होंगे, आप उसके साथ में सहज हो पाएंगे। वरना आप सहज नहीं हो पाएंगे, वरना आप हमेशा यही रहेगा, आपके मन में हवा हमेशा ये बैठा रहेगा कि मैपिंग जो है वो बहुत टफ है, बहुत अलग पार्ट है, अलग दुनिया के एलियंस ने आकर के बना दी है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, वैसी वाली जो फीलिंग्स आपके दिमाग में रहती है, वैसी फीलिंग्स को छोड़ना होगा हमें। बहुत सिंपल होती है मैपिंग। और उसके लिए, उसके साथ में कैसे उसको सिंपल कैसे बनाएं, उसके लिए जैसे हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वही मैं आपको जैसे बात कर रहा था, आप चाहे कोई सी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसमें अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी का कोई भी पार्ट पढ़ रहे हैं तो साथ में उसको मैप पर देखते हुए चलें। जैसे जिग्सॉ फिट, अगर हम वैगनर की थियरी पढ़ रहे हैं तो उसमें हम बात करते हैं कि जिग्सॉ फिट जो है वो एक एविडेंस है, एक साक्ष्य है जो सिद्ध करता है कि वैगनर की थियरी जो है वो सही है। यानी अगर हम जिग्सॉ फिट को देख रहे हैं तो हमें डेफिनेटली अफ्रीका की लोकेशन कहाँ है, और अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट कैसा है, पूर्वी तट पश्चिमी तट कैसा है, और साउथ अमेरिका का ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट कैसा है, पूर्वी पश्चिमी तट कैसा है, ये हमें पता होना जरूरी हो जाता है। तभी हम कहेंगे ना जिग्सॉ फिट हो रहा है कि हाँ, साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है और अफ्रीका का जो ईस्टर्न कोस्ट है सॉरी वेस्टर्न कोस्ट है, वो दोनों एक दूसरे के साथ में मर्ज होते हैं, फिट होते हैं, एक दूसरे के साथ में फिट होते हैं। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, वो सब कुछ मैप पर देखा जाना जरूरी होता है। आप वॉल्केनोज को पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ वॉल्केनोज सबसे ज्यादा कहाँ है, मैप पर देखिए। एटलस में बकायदा अगर मैं आपको कहूं, एटलस में प्लेट्स का पूरा एक मैप होता है जिसके अंदर सारी प्लेट्स जो हैं वो दी हुई होती हैं। ऑक्सफोर्ड एटलस को अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर प्लेट्स का पूरा एक पेज होता है जो डेडिकेटेडली आपको बताता है कि कहाँ प्लेट्स जो हैं, कौन सी प्लेट कितनी बड़ी है, कहाँ तक फैली हुई है, उसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ तक आती है, सीमा कहाँ कहाँ तक आती है, और उनके बीच में मोशंस कैसे हो रहे हैं, कलर्स, अलग अलग कलर्स जो है वो यूज किए होते हैं कि कहीं कन्वर्जेंट मोशन हो रहा है तो उसके लिए अलग कलर या सिंबल यूज करते हैं वो, कहीं डाइवर्जेंट मोशन हो रहा है तो अलग कलर एंड सिंबल यूज करते हैं वो। ऐसा बहुत अच्छा, मतलब आप किसी चीज को समझ रहे हैं, किसी थियरी को समझ रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छे से उस मैप से समझ सकें,
इतनी सारी सहूलियत उस मैप में दी हुई होती है। बस हमें क्या करना होता है, हमें उसको मैप के साथ में देख करके पढ़ना होता है। हमें उसको मैप के साथ में पढ़ना होता है। ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए हम लैंड फॉर्म्स को पढ़ रहे हैं, स्थलाकृतियों को पढ़ रहे हैं, लैंड फॉर्म्स को पढ़ रहे हैं, उसमें हम पढ़ते हैं कि ग्लेशियल टोपोग्राफीज ऐसी होती है, ग्लेशियर से बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं वो ऐसी होती है, यहाँ यहाँ पाई जाती हैं। तो वो जब भी लोकेशन का नाम आए, फिर से वहां पर लोकेशंस के कुछ नाम आएंगे। कास्ट टोपोग्राफी पढ़ रहे हैं हम, एड्रियाटिक सी के किनारे क्रोएशिया युगोस्लाविया वाला क्षेत्र जो है वो कास्ट के नाम से जाना जाता है। तो कास्ट टोपोग्राफी जो है वो हम पढ़ रहे हैं, तो कास्ट रीजन कौन सा होता है उसको हम पहले मैप पर देख लें। जिस भी जगह मान लीजिए मिड अटलांटिक ओशन की, मिड अटलांटिक रिज की बात हो रही है, जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो डाइवर्जेंट मोशन में मिड अटलांटिक रिज बन गया, पूरा का पूरा रिज कटक जो है वो बन गया मध्य अटलांटिक कटक। तो मिड अटलांटिक रिज कहाँ है, मध्य अटलांटिक कटक कहाँ है, वर्ल्ड मैप, फिजिकल मैप जो होता है उसके अंदर हमें वो देखने को मिल जाता है। ऐसा कोई भी पार्ट हम मान लीजिए प्लेट्स में पढ़ रहे हैं कि फला प्लेट, जैसे कि पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट जो है दोनों का कन्वर्जेंस हुआ है, प्रशांत महासागरीय प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट जो है उन दोनों का अभिसरण हुआ है। अभिसरण हुआ है तो हम जानते हैं कि वहां पर एक ट्रेंच बनेगा, तो उस ट्रेंच को देखिए, वहां जाकर के देखिए, वहां क्या चिली पेरू नाम का एक ट्रेंच आपको दिखाई दे रहा है। वहां पर जाकर के देखिए कि एक फोल्डेड माउंटेन बनेगा, वलित पर्वत बनेगा, तो क्या वहां पर हमें एंडीज नाम का कोई पर्वत दिखाई दे रहा है। ये सब चीजें, जो सब चीजें हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, उस सारे पार्ट को हमें अप्लाई करना होगा मैप्स पर, उन सारे पार्ट्स को हमें देखना होगा मैप पर। मैप के द्वारा प्रैक्टिकल चीजों को हम देख पाते हैं। वो थियरी में जो लिखा हुआ है, वो किताब में जो लिखा हुआ है, वो प्रैक्टिकली क्या वास्तव में वहां पर हो रहा है, ये हमें मैप ही दिखाता है। मैप को अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छे से हमें कहानी समझ आएगी। और आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसको याद रखना। देखिए हमारा जो माइंड है वो आप जानते हैं पिक्टोरियल वे में चीजों को ज्यादा अच्छे से याद रखता है, चित्रात्मक रूप में ज्यादा अच्छे से याद रखता है। तो पिक्टोरियल वे में जब आपने उसको मैप पर देख लिया, अच्छा एंडीज यहाँ पर है, अच्छा चिली पेरू ट्रेंच यहाँ पर है, तो आपको वो ज्यादा लंबे समय तक आप उसको याद रख पाएंगे। वरना एक सिर्फ एनसीईआरटी में पढ़ लेते या क्लासरूम में पढ़ लेते और उसके बाद आप भूल जाएंगे, कुछ समय बाद हो सकता है आपको थियरी कंसेप्ट याद रह जाए लेकिन उसके एग्जाम्पल्स आप भूल जाएंगे। लेकिन जब आपने उसको मैप पर देख लिया तो आप लंबे समय तक उसको रिटेन कर पाएंगे, लंबे समय तक उसको याद रख पाएंगे। ओके, क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? ओके ओके, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी का जो भी कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसको हम मैप से कनेक्ट करते हुए चलें, मैप पर देखते हुए चलें, वो हमारे लिए बहुत बहुत यूजफुल जो है वो होने वाला है। अच्छा, अभी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर सिलेबस कब चालू होगा, उन्हें पता ही नहीं कि हम सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं। वो अभी यही सोच रहे हैं कि सिलेबस कब चालू होगा, वो यही सोच रहे हैं अभी भी कि शायद हमें एनसीईआरटी की लाइन जो है, जैसे हम स्कूल में पढ़ते आए हैं, रटते आए हैं, एक एक लाइन जो है हमें रटवाई जाएगी, वहीं से सिलेबस शायद चालू होगा, वो अभी भी यही सोच रहे हैं। वीडियो क्वालिटी रिड्यूस करने की जरूरत है? ओके, ठीक है, कर दी मैंने। उसके बाद आता है पार्ट ह्यूमन ज्योग्राफी का, या इकोनॉमिक ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। मान लीजिए हमें पॉपुलेशन की बात करनी है, जनसंख्या की बात करनी है। मैप पर देखिए, मैप पर देखिए कि कहाँ किस जगह पर पॉपुलेशन ज्यादा है। कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के पीछे हम देखते हैं फिजिकल फैक्टर्स काम करते हैं, जो भौतिक दशाएं हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ के आ चुके होते हैं, वही
ह्यूमन सेटलमेंट के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, मानव अधिवास के ऊपर बड़ा प्रभाव जो है वो डालते हुए दिखाई देते हैं। तो वो फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? गंगा के मैदानों में ज्यादा पॉपुलेशन मिलती, क्यों मिलती है? वहां ऐसा क्या कारण रहा होगा कि वहां पर हमें पॉपुलेशन देखने को मिलती है, ज्यादा ज्यादा पॉपुलेशन निवास करती है? क्यों थार डेजर्ट्स में ज्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती होगी? क्या कारण होंगे? फिजिकल फैक्टर्स ही कारण का है उनके पीछे। तो वो फिजिकल फैक्टर्स हमें एटलस से ज्यादा अच्छे से या मैप से ज्यादा अच्छे से और कोई नहीं समझा सकता। डेफिनेटली बुक्स हैं, डेफिनेटली बुक्स हमें समझाएंगी, एनसीईआरटी समझाएंगी, स्टैंडर्ड बुक्स समझाएंगी, लेकिन उन सब का सार वहां एक मैप के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। वो मैप हमें बहुत ज्यादा अच्छे से समझा देगा कि यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन क्यों रही होगी या किसी दूसरी जगह पर ज्यादा कम पॉपुलेशन जो है वो क्यों रही होगी। बहुत अच्छे से हमें कारण समझ में आ जाते हैं मैप की हेल्प से। तो हम जब भी ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल पढ़ रहे हैं, तो उसे भी मैप से कनेक्ट करते हुए चलें। पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं, मैप से कनेक्ट करके पढ़ेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ रहे हैं, जनसंख्या की वृद्धि कहाँ ज्यादा हो रही है, उसको हम अगर कनेक्ट करेंगे तो मैप से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएगा। हम माइग्रेशन पढ़ रहे हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होकर के जा रहे हैं, तो वो माइग्रेशन क्यों हो रहा होगा, उसके कारण जब हम पढ़ रहे हैं तब साथ में मैप को लेकर के पढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी, समझना बहुत आसान हो जाएगा। और जैसा मैंने पहले ही बात करी कि हमें लंबे समय तक याद रहेगा। एक हम सिर्फ किताब से पढ़ लें, हमें लंबे समय तक याद नहीं रहेगा, बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। नोट से पढ़ लें, बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। मैप्स के हेल्प से पढ़ लें हम, ज्यादा लंबे समय तक हम उसको याद रख पाएंगे। रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो हमारी काफी अच्छी बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल, मैपिंग करने से याद हो जाता है। बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं कि सर मैपिंग के साथ करने से याद हो जाता है। वो याद इसीलिए हो जाता है क्योंकि हमारा दिमाग याद ही रखने का तरीका उसका कुछ ऐसा ही है कि वो पिक्टोरियल वे में चीजों को याद रखता है, चित्रात्मक रूप से याद रखता है। पढ़ा हुआ जो है वो पार्ट उतना अच्छे से हमें याद नहीं रहता है। हाँ, पुश एंड पुल फैक्टर्स अगर आपको पढ़ने हैं तो वो पुश एंड पुल फैक्टर्स कहाँ काम कर रहे हैं, क्या चीजें होंगी। कहीं पर कोई रिसोर्स ज्यादा होगा, कहीं पर कोई संसाधन ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा तो लोग वहां रह रहे होंगे। जमीन अच्छी होगी तो लोग वहां रह रहे होंगे, जमीन खराब होगी लोग नहीं रह रहे होंगे, पानी नहीं होगा लोग नहीं रह रहे होंगे। ये सब फैक्टर्स काम करते हैं। और ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो मैप से अच्छे से ज्यादा अच्छे से हमें कोई नहीं दिखा सकता। मैप जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से इन सब चीजों को हमें समझा सकता है। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जैसे मान लीजिए हमें किसी जगह पर नई रोड्स बनानी, चलिए एक नई स्कीम आ जाती है, नई रोड्स बनानी, हमें नया रेलवे ट्रैक जो है वो बिछाना है। तो उसका उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हाँ मुंबई जो है उसकी लोकेशन ये है, दिल्ली जो है ये मुंबई लोकेशन है। मान लीजिए दिल्ली टू मुंबई एक नेशनल हाईवे बनाना है हमें। रास्ते में जो व्यक्ति है वो सोचे कि मैं कोलकाता को भी इंक्लूड कर लूं, तो कोलकाता कहाँ से इंक्लूड होगा? वो तो मैप में अगर आप लोकेशन देखेंगे तो अगर दिल्ली यहाँ पर है, मुंबई यहाँ पर है, तो कोलकाता तो यहाँ पर है, तो कैसे इंक्लूड होगा? जिस व्यक्ति को मैप का नॉलेज है वो सीधा समझ सकता है कि दिल्ली से मुंबई को कनेक्टिविटी अगर हमें करनी है तो बीच में कुछ ही बड़े शहर आएंगे, जैसे कि गुजरात को लेंगे हम तो गुजरात का अहमदाबाद शहर, राजस्थान को लेंगे तो राजस्थान के कुछ बड़े शहर जैसे कि जयपुर या ऐसे कुछ बड़े शहर जो हैं वो हमारे रास्ते में आएंगे, तो उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत 150 किलोमीटर इधर उधर जाया जा सकता है। लेकिन हम सोचे कि कोलकाता को इंक्लूड करेंगे तो ये दिल्ली, ये मुंबई, ये कोलकाता संभव नहीं है। लेकिन जिसको मैप का नॉलेज नहीं है वो कुछ भी कह सकता है। ऐसा कई बार कई सारे बच्चे मुझे ऐसे मिलते हैं, कई बार क्लासरूम में भी ऐसे बच्चे मिल जाते हैं, कई बार बाहर की दुनिया में भी ऐसे लोग मिल जाते हैं कि रोड यहाँ से जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, वहां से जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। एक बार मैप पे लोकेशन देख लो भाई कि कहाँ किसकी लोकेशन है, उसके बाद थोड़ी बात करो तो थोड़ा लॉजिकल लगता है कि हाँ इसको इंक्लूड कर लिया जाता तो अच्छा लगता, थोड़ा लॉजिकल बात करते तो अच्छा लगता। फिर दिमाग में ये आपकी यही छवि बन जाती है, ये वाला व्यक्ति जो है वो फेंकू आदमी है, फेंकने वाला व्यक्ति है। तो वैसे फेंकने वाले व्यक्ति को यूपीएससी को जो है वैसे फेंकने वाले व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी चाहती है कि आप लॉजिकल वे में चीजों को समझें, लॉजिकल वे में चीजों को अप्लाई करना सीखें, आपके पास जो नॉलेज है उसको अप्लाई कर सकें। और उसके लिए मैप का नॉलेज होना एक बहुत 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 ज्यादा जरूरी चीज होती है, क्योंकि मैप जो है वो प्रैक्टिकल सिनेरियो को दिखाता है। मैप कोई थियरी नहीं है, मैप जो है वो प्रैक्टिकली कौन सी लोकेशन कहाँ पर है वो हमें दिखाता है। ठीक है।
तो वहां पर हमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है साहब, हमें किसी एक जगह पर केजी बेसिन से हमें नेचुरल गैस निकाल करके और मान लीजिए मथुरा रिफाइनरी तक पहुंचानी है, तो हम वहां से पाइपलाइन बिछानी है, तो हम ये सोचेंगे ना कि किस तरीके से यहाँ से गैस को निकाल करके फिर क्या रूट पाइपलाइन का हम बिछा सकते हैं, जिससे कि गैस जो है वो विशाखापट्टनम के कोस्ट से लेकर के या केजी बेसिन से लेकर के पहुंचाई जा सके मथुरा तक। तो थोड़ा प्रैक्टिकली हम सोचेंगे तो चीजें आसान हो पाएंगी। वहीं हम रट रहे हैं कि मान लीजिए करंट अफेयर्स में पढ़ा कि कोई पाइपलाइन बिछ रही है, यहाँ से यहाँ तक बिछ रही है, हम रट रहे हैं कि तापी पाइपलाइन जो है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया होकर के आने वाली है, बस ये रट रहे हैं। देखा ही नहीं कभी कि अफगानिस्तान की लोकेशन कहाँ है, पाकिस्तान की लोकेशन कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान की लोकेशन कहाँ है, ताजिकिस्तान की लोकेशन कहाँ है, कभी देखने की जहमत हमने उठाई नहीं, पता ही नहीं पाइपलाइन किधर से आने वाली है, बस हमने पढ़ लिया रट लिया। उससे ज्यादा अच्छा होता कि हम उसको मैप पर देख लेते, हमें लंबे समय तक याद भी रह जाता, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तापी में TAPI जो 4 वर्ड आ रहे हैं, 4 कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो चारों कंट्रीज जो है कहाँ कहाँ आ रहे हैं, लोकेशन देख ली, लाइफ टाइम याद हो जाएगा, आपके बच्चों को पढ़ा पाओगे आप, तब तक के लिए याद हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बस रटने में लगे रहते हैं। मैप पर देखने की एक बार जहमत उठा लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं हम, जैसा मैंने पहले ही कहा थोड़ी सी मेहनत की मांग यहाँ पर रहती है, लेकिन एक बार मेहनत करने की जरूरत होती है, बाद में हमारे लिए चीजें काफी आसान हो जाती, काफी सिंपल हो जाती है। ओके। हाँ ऐप पर चल रही है, जो बच्चे यूट्यूब पर पूछ रहे क्लास ऐप पर चल रही है। आंसर में मैप पे लोकेट करने पर अट्रैक्टिव होगा, बिल्कुल होगा। आंसर में जब आप मैप में इंक्लूड करोगे चीज़ों को, तो आपके लिए डेफिनेटली वो पार्ट जो है वो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। ये बात आप भी जानते हैं कि मैप को जब हम ड्रॉ करते हैं, आंसर जब लिख रहे हैं और वहां पर अगर मैप की ज़रूरत है, चाहे वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो, चाहे वो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन हो, किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो, हम अगर वहां पर इंक्लूड करते हैं किसी चीज़ को, मैप को, फ्लो चार्ट्स को, तो डेफिनेटली हमारे जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंप्रूव होते हुए हमें दिखाई देते हैं। मेंस में मैप कैसा रहेगा, मेंस में मैप आपको बनाना रहेगा। जब आप आंसर लिख रहे हैं किसी क्वेश्चन के आंसर के अंदर, डिमांड है कि आप उसके अंदर मैप बनाएं, और अगर आप मैप बनाते हैं, चाहे आड़ा टेढ़ा ही बनता है, बहुत अच्छा नहीं बनता है, आप टॉपर्स की कॉपीज देख सकते हैं, कोई बहुत अच्छा मैप जो है वो नहीं बनाते हैं, लेकिन वो क्योंकि मैप को इंक्लूड करते हैं इसलिए वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला पाते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो मैप को इंक्लूड नहीं करते, भले ही उन्हें बहुत अच्छा बनाना आता हो, लेकिन वो आंसर में इंक्लूड नहीं करते, तो वो अच्छे मार्क्स जो है वो नहीं ला पाते हैं। टू ड्रॉ मैप इज क्वाइट डिफिकल्ट, कैन यू प्लीज हेल्प अस। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी मैपिंग की क्लास होगी ना उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, जो पर्टिकुलर ऑक्सफोर्ड नेटमो मैपिंग की क्लास होती है, जो उसके अंदर मैं सारे मैप्स डिस्कस करता हूँ, हर एक कॉन्टिनेंट को ड्रॉ करना जो है वो सिखाता हूँ। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की। इंटरनेशनल रिलेशंस में जब भी हम पढ़ते हैं, जैसा कि हमारी सैटरडे को क्लास भी होती है करंट एंड IR मैपिंग की, जो ऐप पर सबके लिए फ्री है, तो उसके अंदर हम बात देखते हैं, काफ़ी सारी लोकेशंस को देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने ताजिकिस्तान किर्गिस्तान को देखा था, उनके बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है, किस तरीके से रिसोर्सेज को लेकर के झगड़ा चल रहा है, सारी बात देखी थी हमने। हिस्ट्री भी देखी थी कि USSR के टाइम पे कैसे रिसोर्सेज का बंटवारा किया गया था, फिर USSR खत्म हो गया, तो उसके बाद से किस तरीके से रिसोर्सेज के लिए झगड़ा चालू हो गया, और ये झगड़ा आज का नहीं है, लंबे समय से चला आ रहा है, सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो इंटरनेशनल रिलेशन को जब भी हमें समझना है, अगेन मैप की जरूरत पड़ेगी। बिना मैप के आप नहीं समझ सकते कि किन्हीं दो देशों के बीच में किस प्रकार से झगड़ा हो रहा होगा, कौन से रिसोर्सेज वहां पर अवेलेबल होंगे, कौन से संसाधन वहां पर उपलब्ध होंगे जो चीजों को आपस में कनेक्ट करते होंगे, या किसी देश की महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो वहां पर रही होंगी, कैसे चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, क्यों कर लिया होगा, भारत का अक्साई चीन वाला पार्ट जो है वो चाइना ले गया है, कहाँ पर है, क्या लोकेशन है, बहुत सारी चीजें हम मैप पर देख करके
ऑटोमेटिकली हमें उन चीज़ों के आंसर मिल जाते हैं जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन कौन देते हैं, उनके आंसर वहां पर स्वतः रूप से मिल जाते हैं, ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। रशिया यूक्रेन वार, बिल्कुल रशिया यूक्रेन वार जो है, रशिया किस यूक्रेन जो है किस प्रकार से पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था, यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों इन्वॉल्व है डेफिनेटली। तो कैसे फिर अलग हो गया, कैसे आज नेटो जो है वो यूक्रेन को मिलाना चाहता है, तो यूएसएसआर या रशिया जो है वो नेटो के अंदर नहीं जाने देता, यूक्रेन जाने देना चाहता है यूक्रेन को, इसी वजह से सारा युद्ध चल रहा है। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं करंट आईआर मैपिंग के पुराने सेशन में, मार्च अप्रैल के सेशन में ये भी पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो इजी हो जाता है मैप के द्वारा हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना, अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है उनको समझना। इसके अलावा हिस्ट्री को समझना, हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर भी अगर आप 2022 प्रीलिम्स का पेपर देखें, 2021 प्रीलिम्स का पेपर देखें, आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो मैप बेस्ड हैं। अगर आप हिस्ट्री को मैप की हेल्प से पढ़ते हैं, और लास्ट सेशन जो हमने किया था उसके अंदर आपने देखा था, मैंने आपको एनसीईआरटी खोल के दिखाई थी कि 6th क्लास की एनसीईआरटी का 8th चैप्टर जो है, 8वां अध्याय जो है वो अशोक के ऊपर है, और अशोक के एडिक्स का पूरा एक मैप दिया हुआ है, मानचित्र हमें दिया हुआ है उस एनसीईआरटी के अंदर, और उसी से क्वेश्चन लास्ट ईयर ये जो 2022 प्रीलिम्स हुआ था, 2022 का प्रीलिम्स, उसके अंदर पूछा गया था, हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। तो हिस्ट्री को अगेन मैप से कनेक्ट करके पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री का कोई भी पार्ट पढ़ रहे हैं, वहां पर मैप्स का साथ में होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, वरना हवा ही नहीं लगेगी क्या चल रहा है, आपको समझ ही नहीं आएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर आप इंडस रिवर को ही नहीं जानते कि वो कहाँ बहती है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या समझ पाएंगे आप। सिविलाइजेशन जो है वो इंडस वैली से खत्म होने के बाद गैंगेटिक प्लेन्स में शिफ्ट हो गई, गंगा नदी में स्थानांतरित हो गई। क्या कारण रहे होंगे, हिस्ट्री में सीधा क्वेश्चन आएगा कि क्या ऐसे फिजिकल फीचर्स वहां के रहे होंगे, क्या भौतिक कारण रहे होंगे जिनकी वजह से सभ्यताएं जो हैं वो सिंधु नदी से गंगा नदी की तरफ शिफ्ट होती चली गई, क्या कारण रहे होंगे। जब तक हमने ज्योग्राफी को नहीं पढ़ा, जब तक हमने मैप्स पर नहीं देखे वो सारे कारण, तब तक हम उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। एनालिसिस पूछ लिया उन्होंने, कहीं एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, कहीं एनसीईआरटी जो है वहां या किसी क्लास में जो है, किसी क्लासरूम में, किसी अदर बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, मैप के साथ में समझ अच्छी थी, तो हम उस चीज को अच्छे से आंसर जो है वो दे पाए। और अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मेंस का क्वेश्चन है ये, जो बच्चे नहीं जानते उन्हें बता दूं कि मैम मेंस का क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन एनालिसिस मांगते हैं, हमसे विश्लेषण मांगते हैं कि आप विश्लेषण करो ऐसा क्यों हुआ होगा। तो वहां पर जो एनालिसिस और विश्लेषण की डिमांड होती है, वहां पर मेंस में भी मैपिंग जो है वो बहुत हेल्प करती है हमारी। और प्रीलिम्स में तो आपने देखा ही है, 2021 प्रीलिम्स, 2022 प्रीलिम्स, काफी सारे क्वेश्चन मैप बेस्ड क्वेश्चन है कि निजाम का जो राज्य था वो अरकाट वैली तक फैला हुआ था, अब अरकाट वैली कहाँ है, अरकाट घाटी कहाँ है, पता पहले होना चाहिए हमें, तभी तो पता चलेगा। अहमद शाह अब्दाली जो है वो रोहिलखंड के मैदानों तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था, ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं प्रीलिम्स में इसी साल। तो वो रोहिलखंड के मैदान कहाँ है, अहमद शाह अब्दाली का साम्राज्य कहाँ चलता था, अगर आपको नहीं पता तो आप वैसे क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। आपने भले ही बहुत अच्छे से पढ़ी होगी हिस्ट्री, बहुत अच्छे से रटा होगा हिस्ट्री को, लेकिन आपने मैप पर उन सब चीज़ों को रिलेट नहीं किया, उन सबको जोड़ करके नहीं देखा, तब तक आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ी डिमांड हमारी यहाँ पर हिस्ट्री में भी हो जाती है कि जहाँ जितना हो सके हम उसको मैप के थ्रू पढ़ें, मैप के थ्रू पढ़ेंगे तभी हमारा आंसर जो है वो ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। सिंधु घाटी की जगह लोकेशन लोथल बीपीएससी में पूछा गया था, बिल्कुल, बहुत सारे स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। सर जिनकी ड्राइंग अच्छी है, अच्छी कर लेते हैं, उन्हें क्या बेनिफिट है मैपिंग से। अच्छा, ड्रॉ अच्छा कर लेते हैं तो उन्हें क्या मैपिंग में बेनिफिट है। देखिए, ड्रॉ अच्छा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, अभी भी बच्चे यही सोच रहे हैं कि अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी भी ये कह रहे हैं कि सर टाइम कम बचा है, टॉपिक स्टार्ट कर दीजिए। तो इतनी देर से मतलब वो यही समझ रहे हैं कि शायद सर जो है वो टाइम पास कर रहे हैं, बच्चों को ये लग रहा है। तो मैं इतनी देर से जो समझा रहा हूँ शायद आपके समझ में नहीं आ रहा है, या तो मुझे ऐसी स्थिति लग रही है।
अच्छा समझ गए हैं, मैप बनाना सीखना है। देखिए मैप बनाना सीखने में हर बच्चा जो है वो स्टार्टिंग में मैपिंग की क्लास में ये एंथुजियास्ट होकर के आता है कि मैं पहली क्लास में जो है वर्ल्ड मैप बनाना सीख लूंगा, ऐसे ऐसे 2 मिनट के अंदर वर्ल्ड मैप बनाना सीख लूंगा। और मैं उस हर बच्चे को कहता हूँ कि ये पर्टिकुलर मैपिंग वाला पार्ट जो है, मैपिंग पढ़ना प्लस मैपिंग मैप को ड्रॉ करना, ये 2 मिनट का काम नहीं है, कम से कम 2 महीने की मेहनत इसके अंदर लगती है। जो भी बच्चा मेरे मैपिंग बैच में आता है उसको मैं हर हमेशा यही चीज सिखाता हूँ कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है, परसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है। मैप बनाना एक दिन में नहीं आएगा, ये बात अगर आप अभी भी सोच के बैठे तो मैं अभी आपको इस बात का क्लियर आंसर दे रहा हूं कि मैप बनाना एक दिन में नहीं आएगा। हो सकता है कि आप ड्रॉ करना सीख जाएं, लेकिन मैप सिर्फ ड्रॉ करना ही सबसे बड़ी चीज नहीं है, मैप को समझना ज्यादा बड़ी चीज है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड जो होगी वो मैप को समझ करके ही आपकी फुलफिल हो पाएगी। आप सिर्फ मैप ड्रॉ कर लेंगे दैट इज नॉट इनफ। सिर्फ बना लिया हमने मानचित्र, 5 सेकंड में आपने इंडिया का मैप बना लिया, दैट इज नॉट इनफ, वो सिर्फ और सिर्फ पर्याप्त नहीं है। उसको प्रॉपर आत्मसात करने के लिए, हमारे रग रग में खून के एक एक कण में मैपिंग बह रही हो, ऐसा करने के लिए आपको मिनिमम 2 महीने का समय तो लगता ही लगता है, इससे ज्यादा भी लग जाता है कई बार, बट कम से कम इतना लगता ही लगता है। चलिए, उसके बाद वो सब जो हमने पढ़ा मैपिंग के दौरान, जो कुछ भी हमने पढ़ा उसको इंडियन ज्योग्राफी में अप्लाई भी करना है। इंडियन ज्योग्राफी एक अप्लाइड पार्ट होता है जहां पर हमें अप्लाई करना होता है। जैसे हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ के आते हैं, तो वो फिजिकल ज्योग्राफी में जो कुछ भी पढ़ा उसको इंडियन ज्योग्राफी में अप्लाई करना है। हिमालय बन रहा है, दो प्लेट्स का कन्वर्जेंस जो है हो रहा है, दो प्लेट्स कन्वर्ज होंगी तो एक प्लेट के अंदर फोल्ड क्रिएट होगा, फोल्ड क्रिएट होगा तो एक फोल्डेड माउंटेन बनेगा। वही वलित पर्वत फोल्डेड माउंटेन हमें हिमालय के रूप में देखने को मिलता है। तो प्लेट्स कैसे कोलाइड करती है, ये सब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले पार्ट में, फिजिकल ज्योग्राफी वाले पार्ट में पढ़ चुके होते हैं। उसका एक लाइव एग्जांपल हिमालय हमारे सामने खड़ा होता है जो हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ रहे होते हैं। फिर उसका और अप्लाइड पार्ट जब हम देखते हैं तो इंडिया का जियोमॉर्फिक डिवीजन देखते हैं, भारत का भूभौतिक विभाजन देखते हैं कि भारत का भूभौतिक विभाजन कहाँ से कहाँ तक हमें हिमालय देखने को मिलता है, कहाँ से कहाँ तक हमें मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है, मैदानी क्षेत्र में क्या महत्व हमें देखने को मिलता है, क्या इंपॉर्टेंस उसका हमारे लिए हो जाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर, सिविलाइजेशन, जैसा कि हम अभी बात कर ही रहते हैं हिस्ट्री में भी, तो सिविलाइजेशन जो है, वैदिक सिविलाइजेशन हमें गंगा नदी के किनारे और उसके आसपास की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उन्हीं के आसपास हमें देखने को मिलती है। पानी कैसे बह करके जा रहा है, कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से वो जुड़ करके जा रहा है, तो ड्रेनेज सिस्टम पूरा हम देखते हैं। मैप से देखना बहुत जरूरी हो जाता है। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि सिंधु नदी के अंदर सबसे लास्ट में जाकर के कौन सी नदी मिलती है, और बहुत सारे बच्चे उसका गलत आंसर दे करके आए थे। चिनाब उसका सही आंसर था, सॉरी सतलुज उसका सही आंसर था, लेकिन बहुत सारे बच्चे रावी, चिनाब, ऐसे जो भी दिमाग में आ रहा था, जो चार ऑप्शन सामने दिख रहे थे, जो भी दिमाग में आ रहा था वो लगा लगा करके आ गए। क्योंकि ड्रेनेज तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, अफवाह तंत्र बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन उस अफवाह तंत्र को मैप पे नहीं देखा था, मैप पे देख करके नहीं गए, और वहां जा करके अरे इतना सिंपल क्वेश्चन यही होगा, और बहुत सारों की तो सिट्टी बिट्टी क्वेश्चन देख के ही गुम हो गई कि ये तो रटा ही नहीं था कि लास्ट में जाकर के कौन सी नदी जो है वो सिंधु नदी में जाकर के मिलती है, बाकी सब तो रटा था, वो सब रटा हुआ वेस्ट हो गया, यहाँ तो यूपीएससी ने और कुछ पूछ लिया, फिर कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस आ गया। नथिंग इज आउट ऑफ सिलेबस, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। कोई यूपीएससी तो चाहती है आप सब पढ़ के आओ, देख करके आओ, मैपिंग आप जान, अगर आप मैपिंग को नहीं पढ़ के गए तो ये आपकी गलती है, क्योंकि यूपीएससी तो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है। आपने आप उस पार्ट को अप्लाई नहीं कर पाए कि हाँ यहाँ पर भी तो मैप बनता है, एक ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है, उसको मैं मैप पर देख लूँ, अप्लाई कर लेते अपने दिमाग में, आंसर आपके सामने होता, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन हो नहीं पाया बहुत सारे बच्चों को। मैप पर बताएंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे, ये सारी चीजें मैं मैप पर बताता हूँ लेकिन एक सेशन में नहीं बताता हूँ। अलग अलग जो हमारी क्लास चलती है, क्लासरूम के अंदर मैं ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूँ, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, एक एक पार्ट को हम कवर करते हुए चलते हैं, और वहां पर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ये सब चीजें। ऐप पर फ्री फ्री क्लास कहाँ शो होता है, बच्चे एक बार कमेंट करके बता दो, जो बच्चे देखते हैं रोज मेरी क्लास वो बता दो इनको क्लासेस कहाँ मिलेंगी, किस सेक्शन में मिलती है।
न्यू एनसीईआरटी एडवांस बैच वाले सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन हम पढ़ रहे हैं, अगर मैं ह्यूमन ज्योग्राफी वाले पार्ट में जाऊँ, अप्लाइड पार्ट में जाऊँ, तो इंडिया की पॉपुलेशन हम पढ़ रहे हैं, तो भारत की जनसंख्या किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, हमारे बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो होती है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया उससे कि फला डैम जो है वो कौन से स्टेट में है, सीधा मैप बेस्ड क्वेश्चन था। उससे लास्ट ईयर हम देखें या इसी साल 2022 में भी देखें, 2021 में भी देखें, लेक्स झीलें पूछ ली गई कि कौन सी झीलें जो हैं वो कौन से राज्य में हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे क्वेश्चन, मतलब हम हर वो चीज़ जो पढ़ रहे हैं वो मैप पर देखी जानी जरूरी है। अगर मैं एक लाइन में इस सारी बात को कंक्लूड करूं, तो हर वो चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो मैप पर देखी जानी जरूरी है, अगर वो लोकेशन बेस्ड है तो। आप सोचे कि पॉलिटी का कोई आर्टिकल 1 उठाया है हमने, या आर्टिकल कोई दूसरा उठा लिया हमने, आर्टिकल 15 उठा लिया, अब उसको हम मैप से समझाएंगे, तो वहां पर आपका मैपिंग जो है वो अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जहां जो चीज लोकेशन बेस्ड है, जहां किसी भी प्रकार की लोकेशन इन्वॉल्व होती है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं, वो कोई भी सब्जेक्ट हो जहां लोकेशन इन्वॉल्व होती है, वहां मैप ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होता है। और उसको अगर आपने मैप पर देखा, तो आपने एक समझदारी वाला काम किया, आपकी प्रिपरेशन को आपने एक नया डायमेंशन दिया, एक नया आयाम दिया। और अगर आपने उसको मैप पर नहीं देखा, तो एक बहुत बड़ी मूर्खता भरा कदम जो है वो आपने उठाया है। हर चीज को मैप से रिलेट करके पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर तो मेन जो टॉपिक है वो हम कब स्टार्ट करेंगे। वो हमारी, जैसा मैंने आपको बताया, 3:30 बजे क्लास, ऐप पर जो क्लास है 3:30, 3:30 बजे जो क्लास होती है हमारी, ऑक्सफोर्ड मैपिंग, नैटमो मैपिंग की जो क्लास होती है, उसके अंदर हम कवर करेंगे डिटेल में। हम जो पार्ट है वो वहां पर मैपिंग के साथ में कवर करेंगे। जो आप में से काफी सारे बच्चों ने ली भी होगी पिछले 10 दिनों से या 15 दिनों से, अगर वो किसी बैच में जुड़े हैं, रिसेंटली ही जुड़े हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि कुछ क्लासेस हमारी चलती है 3:30 से 4:30, ओपन आजकल सबके लिए ओपन कर दी है। पहले वो सिर्फ कॉन्सेप्टर बैच के लिए चलती थी, अभी सबके लिए ओपन हो गई है। जो भी बच्चा किसी भी कोर्स में इन्वॉल्व है, चाहे वो छोटे से कोर्स एनसीईआरटी में भी इन्वॉल्व है, तब भी उसके लिए मैपिंग जो है, क्योंकि मैपिंग किसी के लिए अलग अलग नहीं होती, मैपिंग सबके लिए सेम होती है। हर वो चीज जो आप पढ़ेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी बैच में पढ़ेंगे, चाहे कॉन्सेप्टर बैच में पढ़ेंगे, या किसी और बैच में पढ़ेंगे, मैपिंग सबके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है, जितनी छोटे बैच के लिए है, जितनी बड़े बैच के लिए है, जितनी यूपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उतनी सब पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। इसी वजह से फ्री क्लास फॉर टुडे ओनली या ओनली फॉर फ्राइडे, हर फ्राइडे, एवरी फ्राइडे क्लास जो है वो फ्री रहती है ऑक्सफोर्ड एंड नेटमो मैपिंग की। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं ऐप पर ही होती है वो। यूट्यूब वाले जो बच्चे हैं, यूट्यूब पर नहीं होती, ऐप पर है, सबके लिए फ्री है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस सैटरडे को करंट एंड आईआर मैपिंग की भी क्लास होती है, करंट अफेयर्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चल रहा है, उसकी भी क्लास होती है। उसके अंदर हम समझते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, सारी चीज़ों को मैप के थ्रू। टाइमिंग आज का 3:30 टू 4:30, 3:30 से 4:30 बजे। पिंटू यादव, आप कभी से लिख रहे हैं सर, मेरे पास एक क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, क्या मैं पूछ सकता हूँ? पूछिए, बिल्कुल पूछिए। अगर क्वेश्चन का आंसर अभी दिया जा सकता है तो बिल्कुल दूंगा मैं आपको। 10 दिन पहले देखा था ओपन नहीं हो रही थी, अभी ओपन हो जाएगी। और फिर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप टेक्निकल टीम को बोल सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ नहीं होगी, एनसीईआरटी में सभी जगह होती है, सभी के लिए होती है, सारे बैचेस के लिए होती है।
बस वो शो कहाँ होती है वो बता रहा हूँ मैं आपको, कि बच्चे जो हैं उनको दिखती कहाँ पर है वो। इस टाइम तमिलनाडु हिस्ट्री की क्लास होती है। तमिलनाडु हिस्ट्री की क्लास जो है वो आपकी मंडे टू थर्सडे होती है, फ्राइडे एंड सैटरडे नहीं होती है। ओके। इंडियन प्लेन वेस्टर्न साइड ब्रॉड है कंपेयर टू ईस्ट, क्यों सर? अगर आप मेरी इंडियन ज्योग्राफी वाली क्लास में हैं तो मैं इसका आंसर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। और अगर आप अब जुड़े हैं तो डेफिनेटली आगे हम उसके साथ में डिस्कस करेंगे। मैपिंग का न्यू बैच कब आएगा? देखिए, मैपिंग का एक पेड बैच भी चलता है, और वो पेड बैच बहुत जल्दी आप लोगों के पास में आने वाला है। एक बैच पहले भी बच्चे पढ़ चुके हैं मेरे साथ में, और बाकी जो अभी फिर से जुड़ना चाहते हैं, बहुत नॉमिनल फी के अंदर आप लोगों के पास में आने वाला है। डेट आपके पास में आ जाएगी तो आपको बता दी जाएगी। अभी फिलहाल डेट नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ कह नहीं रहा हूँ। और अभी अगर मैं बात करूँ तो जो बच्चे यूट्यूब पर हैं उन्हें अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एनसीईआरटी का जो बैच है हमारा, एडवांस एनसीईआरटी बैच, वो अभी नवरात्रि के अंदर 15% ऑफर के ऊपर 15% डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो मात्र 5100 रुपये में, 5100 रुपये में आप लोगों को ये कोर्स जो है वो अवेलेबल हो रहा है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स जो है वो आपको अवेलेबल हो रहा है, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की एनसीईआरटीज जो है वो आपको पढ़ाई जाती है। और पढ़ाई जाती का मतलब ये नहीं कि रटाई जाती है, वो बहुत अच्छे से यूपीएससी के लिए किस प्रकार से उन एनसीईआरटीज को पढ़ा जाना चाहिए, कैसे तैयार किया जाना चाहिए, और क्या लेवल होना चाहिए, हमें किस आयाम से, किस डायमेंशन से पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है। और तो ये हमारा पार्ट जो है, इंडियन ज्योग्राफी को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम सारा पार्ट जो है उसको अप्लाई करते हैं। सारा मैपिंग में जो हम जो कुछ भी पढ़ करके आए हैं, चाहे हम फिजिकल ज्योग्राफी में जो नॉलेज लेकर के आए हैं मैप के थ्रू, चाहे हम क्लाइमेटोलॉजी, अगर हम क्लाइमेटोलॉजी को यहाँ पर इन्वॉल्व करें, ओशिनोग्राफी को इन्वॉल्व करें, समुद्र विज्ञान जिसको हम कहते हैं, जलवायु विज्ञान जिसको हम कहते हैं, उन सब के अंदर भी मैप जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर कहाँ हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, कहाँ लो प्रेशर बेल्ट बनता है, उस हाई प्रेशर बेल्ट या लो प्रेशर बेल्ट के चलते जो विंड्स चलती है, जो ट्रेड विंड्स चल रही, व्यापारिक पवनें, जो वेस्टर्लीज चल रही, पछुआ पवनें, ये सारी पवनें किस प्रकार से क्लाइमेट को इम्पैक्ट करती हैं। कैसे जो चलने वाली करंट्स हैं, जलधाराएं हैं, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम चलती है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है, या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जिसको हम कहते हैं, वो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो कैसे यूरोप के कोस्ट को गर्म रखती है। सब चीज़ें मैपिंग से बहुत अच्छे से समझ आती है। और मैप से ना समझे हम तो क्लाइमेट नहीं समझ आता। यूरोप, अगर हम सिर्फ यूरोप के क्लाइमेट को पढ़ रहे हैं बिना मैप के पढ़ रहे हैं, और या किसी भी कॉन्टिनेंट के क्लाइमेट को पढ़ रहे हैं बिना मैप के पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें उतनी आसान नहीं होती जितना कि हम मैप से रिलेट करके, मैप पर देखते हुए उन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। और जो एटलस होती है, आजकल के जो लेटेस्ट एडिशन है एटलस के, वो हर वो चीज़ जहाँ पर आपके लिए समझने का कुछ है, उस हर एक चीज का मैप जो है वो एटलस में प्रोवाइड करते हैं। आप किसी जगह का एग्रीकल्चर देखना चाहते हैं, उसका मैप आपको जैसे मान लीजिए अफ्रीका पड़ रहा है, अफ्रीका में एग्रीकल्चर कैसा होता है सर, तो मैप मिल जाएगा आपको। छोटे छोटे एक पेज पे 4 मैप्स जो है वो सेट करके देते हैं। बहुत सहूलियत के साथ में वो मैप्स जो है वो आपके लिए सहायता करते हैं आपको हर चीज़ को समझने में। हर चीज़, क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ना है मैप से पढ़िए, फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ना है मैप से पढ़िए,
ओशिनोग्राफी को पढ़ना है, समुद्र विज्ञान को पढ़ना है, मैप से पढ़िए, मैप पर देख करके फिर पढ़िए, चीजें बहुत आसान हो जाती है और समझना भी बहुत आसान हो जाता है। वहीं हम क्या करते हैं, उन चीजों को रटते रहते हैं। ये यूरोप में क्लाइमेट, वेस्ट पार्ट में पूरा साल भर बारिश होती रहती है, ब्रिटिश इक्विवेलेंट क्लाइमेट होता है। मिडिल पार्ट के अंदर थोड़ा रेन शेडो जोन देखने को मिलता है, ईस्टर्न पार्ट में थोड़ी घास जो है वो देखने को मिलती है। रटते रहते हैं बच्चे, ऐसे रट लेते हैं, यहाँ ये है, यहाँ ये है, एक 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 लाइन को रट लेते हैं। जबकि मैप पर अगर देख लेते, प्रॉपर अप्लाई करके देख लेते, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है आप लोगों के लिए। पढ़ेंगे हम आज की जो हमारी 3:30 की क्लास है उसमें मिलेंगे, और उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें जो अभी मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है सारी चीजों का, कि किस प्रकार से मैप जो है वो एनसीईआरटी को जब हम पढ़ते हैं तो मैप हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकता है। अब ये प्रैक्टिकली कैसे हम पढ़ेंगे इसको, ये वाला पार्ट हम कवर करते हैं ऑक्सफोर्ड नेटमो मैपिंग की जो क्लास होती है, जो अब सबके लिए फ्री हो चुकी है, तो सबको आराम से मिल जाती है, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐप पर सबके लिए फ्री है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे ऐप पर नहीं है वो भी हमारी ओजांक एडू ऐप जो है उस पर जा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और इस मैप वाले सेक्शन को आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपके लिए, और भी बहुत सारे डिस्कशंस जो हैं, सिर्फ मैपिंग वाला पार्ट ही नहीं, और भी बहुत सारे डिस्कशन जो हैं वो आप लोगों के लिए फ्री अवेलेबल रहते हैं इस ऐप के ऊपर, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अब मैं सेशन को एंड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम और किसी ऐसे ही नई टॉपिक के साथ में, नए नॉलेजेबल डिस्कशन के साथ में मिलते हैं, और वहाँ पर बात करेंगे डिटेल में ऐसे ही टॉपिक के साथ में। और जिन बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैं अभी कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि मैप कैसे ड्रॉ करें, मैप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ऑक्सफोर्ड नेटमो मैपिंग की जो हमारे 3:30 पर क्लास है उसके अंदर। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं उस क्लास के अंदर।